नमस्कार सभी दोस्तों को। तो हम आज फिर जो हमने कल पढ़ा था उससे आगे फिर आज देखेंगे। और आज जो हम देखने वाले हैं वो हमारी चर्चा चल रही है, किस में चल रही है? स्वरों पे चल रही है। किस में चल रही है? स्वरों पे चल रही है। तो स्वरों के भेद भी मैंने करा दिए हैं, ठीक है ना भैया। नाक के आधार पर कौन कौन से होते हैं, होस्ट के आधार पर कौन कौन से होते हैं, जीभ के आधार पर कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना भैया। जितने भी स्वर होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, जितने तरीके से क्वेश्चन बन सकता है स्वर से, वो सारे करा चुका हूँ। एक लास्ट हेडिंग रह गई है, उसको हम पढ़ेंगे मुख के आधार पर स्वर। क्या भैया? मुख के आधार पर स्वर, या मुंह बोल लो, मुंह के आधार पर स्वर। तो मुख के आधार पर स्वर जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं चार तरीके से। कितने तरीके से? चार तरीके से। ये कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। तो पहला होता है समृत स्वर, समृत स्वर। दूसरा होता है अर्धसमृत स्वर, अर्धसमृत स्वर। और तीसरा होता है विव्रत स्वर, विव्रत स्वर। और चौथा होता है अर्धविव्रत स्वर, अर्धविव्रत स्वर। तो मुख के आधार पर चार तरीके के स्वर होते हैं। एक होता है विव्रत स्वर, सॉरी समृत स्वर। दूसरा होता है अर्धसमृत स्वर। तीसरा होता है विव्रत स्वर। और चौथा होता है अर्धविव्रत स्वर। तो ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनने की उम्मीद ज़्यादा रहती है, क्योंकि बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा समृत स्वर है, कौन सा अर्धसमृत स्वर है, कौन सा विव्रत स्वर है और कौन सा अर्धविव्रत स्वर है। तो समृत में आते हैं, आप ध्यान रखना, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। और इसमें आता है रा से ऋषि वाला भी। मतलब इन बड़ों को बोलने में हमारा मुंह खुलता नहीं है, या खुलता है तो बहुत कम खुलता है, बहुत कम, ठीक है ना। तो इनको हम समझ सकते हैं, जैसे बोलते हैं ना ए उ ए। तो यहाँ ए और उ ए, तो मुंह मतलब बहुत कम खुलता है। अर्ध समृत में छोटी ए और छोटा ऊ, ये दोनों आते हैं। विव्रत में बड़ा आ, और जो बचा होगा वो किस में होगा भाई? अर्धविव्रत में होगा। तो यहाँ क्या क्या होगा? छोटा आ होगा, बड़ी ए होगी और बड़ा ओ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ मतलब मुंह जो होता है वो कह सकते हैं खुलता ही नहीं है। यहाँ खुलता है, देखो यहाँ खुलता ही नहीं है, यहाँ ज़्यादा खुलता है। यहाँ ज़्यादा खुलता है, यहाँ खुलता है पर कम खुलता है, यहाँ खुलता है ज़्यादा खुलता है। मतलब ये इसके हिसाब से देख सकते हैं और ये इसके हिसाब से देख सकते हैं। मतलब यहाँ खुलता नहीं है, यहाँ ज़्यादा खुलता है, यहाँ कम खुलता है, यहाँ ज़्यादा खुलता है। बात क्लियर है? अर्थात ये एक दूसरे के लगभग समझ सकते हैं, अपोजिट हैं। और इसमें आप न देख के आप ये देख सकते हैं कि सबसे बेटर ये है कि ये समृत और अर्धसमृत, ये दोनों एक से शब्द हैं और ये दोनों एक से शब्द हैं। तो इसमें आता है छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा उर्री, और इसमें आता है आपका छोटी ए और छोटा ऊ। यहाँ आता है आपका बड़ा, यहाँ आता है आपका छोटा आ, बड़ी ए और छोटा ऊ। यहाँ तक क्लियर है? तो ये मुख के आधार पर स्वर थे। किसके आधार पर थे? मुख के आधार पर स्वर थे। देख लीजिएगा, इंपोर्टेंट हेडिंग है मुख के आधार पर स्वर। तो आगे बात करेंगे भाई, आगे बात करेंगे अयोगवाह। क्या? अयोगवाह। क्या? अयोगवाह। तो अयोगवाह क्या होता है? अयोगवाह, तो अयोगवाह होता क्या है? अयोगवाह ये न तो कह सकते हैं स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। कभी कभी इनका प्रयोग हम स्वर में भी कर लेते हैं और कभी कभी इनका प्रयोग हम किस में कर लेते हैं? व्यंजन में कर लेते हैं। मतलब ना तो ये पूर्ण स्वर हैं और ना ही पूर्ण ये व्यंजन हैं। तो ये अयोगवाह तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार। समझेंगे चीज़ों को भाई। तो पहला जो होता है वो होता है अनुस्वार, अनुस्वार। दूसरा होता है विसर्ग, और तीसरा होता है
अनुनासिक। यहां से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो ध्यान से देखिएगा भाई। तो अयोगवाद 3 प्रकार का होता है। अनुस्वार किसे कहते हैं? जो केवल नाक से बोले जाते हैं, जो केवल नाक से बोले जाते हैं, जो केवल नाक से बोले जाते हैं। जैसे अंगूर, तो यहां ये क्या है? अनुस्वार है। ठीक है ना भैया। आगे बात करेंगे, ये बेशक स्वरों में विसर्ग का प्रयोग होता है, पर लेकिन इस तरीके से इसका प्रयोग ऐसे, ये इसका चिन्ह होते हैं, इसको लगाते हैं, विसर्ग के ये सिंबल हैं। अर्थात जैसे इसका प्रयोग कहाँ होगा? इसका प्रयोग ज़्यादातर व्यंजनों में देखने को मिलता है। जैसे मैंने बोला प्रातः, अतः, तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं क्या भैया, यहाँ विसर्ग का प्रयोग होता है। तो ये क्या है? विसर्ग। क्लियर है? अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक में आप ये ध्यान रखेंगे, यहाँ नाक के साथ साथ मुंह का भी प्रयोग होता है। किसका भैया? मुंह का भी प्रयोग होता है। जैसे इसका सिंबल ये होता है, ये जैसे मैंने बोला चांद, चांदनी, तो ये जो है वो क्या है? अनुनासिक हैं, मतलब नाक भी रहेगी और मुंह भी रहेगा। बात क्लियर है? तो ये 3 तरीके का होता है। यहाँ से जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बात आएंगे। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट हेडिंग है अर्धस्वर। क्या भैया? अर्धस्वर। अर्धस्वर किसे कहते हैं? अर्धस्वर होता क्या है? कौन कौन से अर्धस्वर होते हैं? तो अर्धस्वर, अर्धस्वर तो जब भी पूछा जाता है, डायरेक्ट ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा अर्धस्वर है, तो उसमें हो सकता है कि 3 आपको वैसे ही वर्णमाला के कुछ दे रखे होंगे अक्षर, और एक जो इनमें से होगा वो हो सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, एक तो होता है यह, एक होता है वह, इनको बोलते हैं अर्धस्वर। ये अर्धस्वर होते क्यों? रीजन क्या है इसका? तो इसका प्रयोग हम देख सकते हैं। जैसे देखो, अर्धस्वर ये वर्णमाला की जो स्वर जो होते हैं, स्वर में भी प्रयोग होती हैं और व्यंजन में भी प्रयोग होते हैं। कैसे? जैसे मैंने डायरेक्ट प्रैक्टिकल रूप में देख लेते हैं, डेफिनेशन मेंशन क्या करी, कोई मतलब नहीं करता, ज़्यादा कोई मैटर नहीं करता। जैसे मैंने बोला गई, क्या भैया? गई, तो गई को हम ऐसे भी लिखते हैं और गई को हम ऐसे भी लिखते हैं। तो जब हमने इसको इस तरीके से लिखा है, तो यहाँ ये व्यंजन में प्रयोग हो रहा है, और यहां हमने इस गई को ऐसे लिखा है, तो ये स्वर में प्रयोग हो रहा है। ये सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है अर्धस्वर का, ये ध्यान रखेंगे। एक और भी है, वो थोड़ा कम सटीक बैठता है, फिर भी देख लीजिएगा। जैसे मैंने बोला हुआ, हुआ, इसको मैंने ऐसे लिख दिया हुआ, हुआ। ठीक है? जब हमने इसको यहां देखा तो इस स्वर में है, और ये वा देखा तो यहाँ व्यंजन में है। मतलब ये जो है, ये वाला ये कम थोड़ा फिक्स है, क्योंकि ये अर्थ नहीं दे रहा है हुआ और वा का, पर लेकिन इसको आप देखेंगे तो पूर्ण रूप से दिखेगा। तो पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा अर्धस्वर है? तो यह और वह क्या होते हैं? अर्धस्वर होते हैं। ना ये व्यंजन होते हैं, ना ये स्वर होते हैं। ठीक है भैया? यहाँ तक बात समझ में आई? आगे देखेंगे 2 पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। एग्जाम के हिसाब से दोनों पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट परीक्षा में बनते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु। आप ये याद रखेंगे, सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर सघोष होते हैं, सभी स्वर सघोष, सभी स्वर क्या होते हैं भाई? सघोष होते हैं। सघोष को भी हम क्या कह सकते हैं? घोष कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? घोष कह सकते हैं। चाहे सघोष कहें चाहे घोष कहें, बात एक ही रहनी है। तो सारे के सारे स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। ये ध्यान रखना। अभी हमने व्यंजन बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया है, ये हमारी तीसरी वीडियो है वर्णमाला पे, और तीसरी वीडियो में हम केवल अभी स्वरों की ही चर्चा कर रहे हैं। तो सारे के सारे स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं, या सघोष न कह के हम घोष भी कह सकते हैं। ठीक है भाई? ये एक ही, मतलब एक व्यक्ति के 2 नाम है, ऐसे कह सकते हैं, व्यक्ति एक ही है। दूसरा पॉइंट यह है कि भाई
सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। तो ठीक है भाई, हमने वर्णमाला पढ़ी है। वर्णमाला में हमने देखा कि सबसे पहले भाषा क्या होती है, भाषा कितने प्रकार की होती है। उसके बाद हमने वर्ण के बारे में डिस्कस किया, वर्ण और ध्वनि में क्या अंतर होता है, फिर अक्षर क्या होता है। फिर उसके बाद हमने स्वर देखा, स्वर क्या होता है। उसके बाद हमने स्वर का वर्गीकरण देखा, 2 तरीके से वर्गीकरण कराया, वीडियो देख लीजिएगा नहीं देखी हो तो। उसमें हमने मूल स्वर और संधि स्वर को 2 भागों में बांटा। संधि स्वर जो था वो हमने 2 भागों में बांटा, एक था दीर्घ स्वर, एक था आपका कौन सा, आपका भैया संयुक्त स्वर। तो वहाँ हमने उसको देखने के बाद फिर स्वर का हमने मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर को देखा है, फिर जीभ के आधार पर देखा है, फिर होष्ठ के आधार पर देखा है, फिर नाक के आधार पर देखा है, फिर मुख के आधार पर देखा है, फिर अधस्वर देखे हैं, फिर अयोवा देखे हैं। फिर हमने स्वर ये बताएं कि सारे के सारे स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं, सघोष को ही हम घोष कह सकते हैं। सारे के सारे स्वर अल्पप्राण होते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी परीक्षा होगी कि जो जब भी स्वर से क्वेश्चन बन रहा होगा तो आपसे गलत होगा। ठीक है भाई, तो अर्धस्वर भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे हम बात करेंगे व्यंजन की। किसकी भैया, व्यंजन की, व्यंजन की। व्यंजन, तो व्यंजन क्या होता है, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात या यही कह सकते हैं दूसरी डेफिनेशन, जो स्वर होते हैं, स्वर ये परतंत्र ध्वनियाँ होती हैं। स्वर क्या होते हैं, परतंत्र ध्वनियाँ होती हैं जो स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं। कैसे, जैसे ये मैंने लिखा का से कबूतर, ये क्या है, व्यंजन है, क्या ये व्यंजन है। रिजिलिटी में देखेंगे तो ये इसका इस तरीके से खंडन होता है। ये क्या है, स्वर, और ये क्या है, वर्ण। स्वर को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जब 2 वर्ण आपस में मिलेंगे तभी तो अक्षर का निर्माण होगा, तो ये क्या है, अक्षर है, अर्थात व्यंजन भी है। तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ से डेफिनेशन बनती है। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे कल मिलेंगे नई वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।